क्लास में एक बार पढ़ लेंगे, है ना। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ करना चाहता था आपके साथ डिस्कस, कि कृतज्ञता आपको क्या लगता है, अभ्यास करने की चीज़ है या केवल बात करने की चीज़ है ना। तो कृतज्ञता का हम कैसे अभ्यास करें? जैसे एक चीज़ मैं अपने में ऐसा किया हूँ, हर दिन मैं 3 लोगों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे किसी प्रकार से आगे बढ़ने में सहायता की है ना। उनका स्मरण करता हूँ, उनके प्रति उनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता हूँ, उनके जो सहयोग मुझको मिला है उसको एक्नॉलेज करता हूँ। तो एक्चुअली मानव के लिए मानव ही सबसे बड़ा सहायक तत्व है और मानव ही सबसे बड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य है ना। तो आप भी अपने दैनिक दिनचर्या में, है ना, ऐसा कुछ अगर शामिल कर सकें, 2 मिनट के लिए थोड़ा समय बैठते हैं, है ना, अपने जिसने भी हमें कुछ सहयोग किया है किसी भी प्रकार से, तो उनको हम, ये 3 लोगों को आप परिवर्तित करते रहिए। हो सकता है कोई प्राथमिक हो आपकी ज़िंदगी में, वो बारंबार आए, पर हमारे अंदर एक प्रकार की एक सौम्यता उसके साथ में डेवलप होती है ना। कृतज्ञता से हमारे व्यवहार में सौम्यता या ह्यूमिलिटी एक डेवलप होती है, और वो एक बहुत बड़ा एसेट है। बाकी सारी चीज़ों को समझने के लिए कृतज्ञता जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूल्य है ना। तो इसको हम कुछ टेक अवेज होने चाहिए अपने 7 दिन के साथ में। तो इस प्रैक्टिस को अगर आप अपने दिनचर्या में शामिल कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ जो मैं कल बात कर रहा था, शारीरिक व्यायाम को भी महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। तो शरीर हमारा जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन है ना, जागृत होने के लिए भी और जागृति को प्रमाणित करने के लिए भी। तो उसके लिए भी अपने को कुछ समय हर दिन निकालना आवश्यक है ना। तो 45 मिनट का समय अगर हम निकाल सकें, जैसे हमने एक ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है योग एक्सरसाइज के लिए, तो उससे हम एक तो परिवार में साथ में मिलके भी ये कार्यक्रम हो जाता है। और अपने देश के अंदर मतलब ओबेसिटी जो है इतना ज़्यादा बढ़ रहा है ना, मोटापा और उससे जुड़ने वाले बहुत सारे रोग, जो हर 3 में से 1 जन को ये समस्या हो रही है ना। तो जागृति के लिए भी हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है वो शरीर है। तो उस शरीर को स्वस्थ बनाकर रखना ये जीवन की जिम्मेदारी है। तो जीवन जब शरीर को अपनाता है तब उस प्रतिज्ञा के साथ में रहता है कि मैं इस शरीर को अंतिम सांस चलते तक जीवंत बनाए रखूँगा। तो जीवन का और शरीर का एक संबंध है, तो वो भी एक निर्वाह होना चाहिए। तो उस निर्वाह के अंतर्गत शरीर का ध्यान रखना, आहार, दिनचर्या और व्यायाम, उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है ना। तो मुझे लगा कि मतलब मैं भी इन चीज़ों के ऊपर उतना ध्यान नहीं देता था, तो उससे रोग और आलस और ये सब चीज़ें अपने आप में काफ़ी सारे डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो उसके स्थान पर शरीर जो है अपना चुस्त बना रहे और
जागृत होने के लिए और जागृति को प्रमाणित करने के लिए योग्य शरीर के लिए अपने को एक बनाकर रखना चाहिए। बढ़िया। तो कोई क्वेश्चन और एनीथिंग जिससे पहले कि हम शुरू करें? मैं सोच रहा था कि अध्याय 10 से शुरू करते हैं। 8-9 पहले साथ में थोड़ा बहुत पढ़े थे, फिर वापस 8-9 पे 9 पे आ ही जाएंगे, है ना। क्लेश शब्द से हम क्या समझते हैं? झगड़ा, है ना। क्लेश और कलह में क्या अंतर है? हाँ, कलह झगड़ा है। क्लेश जो अपने अंदर जो होता है वो है ना। जो इंटरनल सफरिंग है उसको अपन क्लेश बोलते हैं। अनरिजॉल्व होने से, दूसरे के प्रति एक द्वेष का भाव होने से, ये सब चीज़ों से जो अपने अंदर जो एक अमर्ष की स्थिति बनती है, एक खालीपन, दुख, समस्या की स्थिति बनती है, उसको अपन क्लेश कह रहे हैं। और क्लेश को एक्चुअली मानव क्लेश मुक्ति चाहता ही है ना। और ये एक आदर्शवाद ने इस चीज़ को पहचाना है ना। पतंजलि महाराज ने 5 क्लेशों को पहचाना है ना। तो यहाँ पर पहला सूत्र है, मुक्ति की आशा या क्लेश मुक्ति की आशा सर्व मानव में पाई जाती है। हर मानव जो है क्लेश मुक्त होना चाहता है। दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति, ऐसे भेद से मुक्ति के लिए प्रयास है। इसी के लिए समस्त अध्ययन, उपासना, प्रयोग, व्यवहार, व्यवसाय, अभ्यास और निष्ठा संपन्न हुई है। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण अथवा उपाय अध्ययन गम्य नहीं हुआ है। इसीलिए भ्रम मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। तो ये एक स्टेटमेंट है विगत परंपरा के लिए। विगत परंपरा में मुक्ति का कोई प्रमाण, मतलब कोई व्यक्ति ऐसा स्वयं को घोषित किया हो कि मैं मुक्त हो गया हूँ, तो वो मुक्ति का प्रमाण व्यवहार में, व्यवसाय में उस रूप में हो। मुक्ति का मतलब संसार से ही मुक्त हो गए, है ना। संसार के साथ इंगेज होने में प्रमाण होगा या संसार के साथ अलग हो जाने में प्रमाण होगा, है ना। तो संसार के साथ इंगेज होकर प्रमाण होगा। और दूसरा, अध्ययन गम्य नहीं हुआ है, मतलब उसको तर्क विधि से समझा सकें ऐसे वो अवेलेबल नहीं हुआ है। तो अभ्यास विधियां तो अवेलेबल हैं परंपरा में क्लेश मुक्ति के लिए, लेकिन वो अध्ययन गम्य नहीं है और प्रमाण उनका उपलब्ध नहीं हुआ है। इसीलिए भ्रम मुक्ति हेतु यह प्रस्ताव है। अध्ययन से हर इकाई की गठन, प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और उसका प्रयोजन स्पष्ट होता है। हमने कल बात किया था कि हम अध्ययन में कर क्या रहे हैं, हम व्यवस्था के स्वरूप का अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो प्रकृति की व्यवस्था, प्रकृति की गठन, प्रक्रिया, आचरण, परिणाम और उसका प्रयोजन, इसको हम स्पष्ट है कि जो भी कुछ हमारे सामने है, हम अपने आप भी हैं, हमारे साथी लोग हैं, हमारे समाज है, राष्ट्र है, और पेड़ पौधे हैं, जीव जानवर हैं, मिट्टी पत्थर हैं, ये सब का गठन क्या है, इनका प्रयोजन क्या है, इनकी प्रक्रिया क्या है, इस सब को हम समझ रहे हैं। ये सभी हमारे समझने की वस्तु है ना। इनके साथ अलग होकर हमारा, इन्हीं के साथ हमें जीना है ना। तो जीने की वस्तु जो है, इनसे अलग होके किसी दूर, किसी
ब्रह्म के पास जाने के रूप में नहीं है, है ना। इसके साथ ही हमको जीना है, तो इनको समझना आवश्यक है। रूप गुण परिवर्तनशील है, जबकि तत्व शाश्वतवादी है, क्योंकि तत्व चारों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो तत्व से क्या आशय है? हाँ, नहीं, जिन चीज़ों से यहाँ पर जो आशय लग रहा है मुझको कि परमाणु जिस चीज़ से बना है, जैसे अगली लाइन है, सभी वृहत इकाइयों के गठन का मूल तत्व परमाणु है। तो परमाणु व्यापक नहीं है ना। तो तत्व जो हैं, जैसे एलिमेंट्स जो हैं, क्या हैं एलिमेंट्स? जैसे हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हीलियम एक एलिमेंट्स है। तो बाबा जी ने भी इसी प्रकार से 120 एलिमेंट्स को पहचाना, है ना, और जीवन को भी एक एलिमेंट के रूप में ही पहचाना, है ना। तो ये एलिमेंट्स जो हैं, ये आपस में बेसिकली जोड़ जुगाड़ पूर्वक सारे भौतिक रासायनिक रचनाओं को बनाते हैं, और जीवन अपने आप में भौतिक रासायनिक क्रिया करता नहीं है, वो जीवन जो है शरीर को चलाता है। सभी तत्वों के परमाणु का गठन सिद्धांत समान है, मतलब वही गठन सिद्धांत हैं, कुछ न्यूक्लियस में होंगे और कुछ ऑर्बिट्स में होंगे। परमाणु का गठन भी मध्यांश तथा आश्रित अंशों से है। आश्रित अंशों मतलब ऑर्बिट्स से है। परमाणु में समाहित अंशों की सक्रियता एवं विकास क्रम भेद से ही सभी अवस्थाएं हैं। तो ये हमको मतलब ये विज्ञान ने भी पहचाना है कि स्थूल स्तर पे जो रचनाएं हैं उसके मूल में परमाणु हैं, और परमाणु जो हैं उनकी क्रियाशीलता निरंतर बनी हुई है ना। जो स्थूल स्तर के ऊपर परिवर्तन हो रहे हैं उससे परमाणु में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम लकड़ी को गर्म करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के अंदर कोई चेंज हो जाता हो, ऐसा नहीं है। केवल उसकी रचना के कॉम्पोजिशन के अंदर कुछ चेंज होता है ना। तो एलिमेंट्स के अंदर चेंज होने के लिए उसके कुछ न्यूक्लियर चेंज होना आवश्यक है ना। एलिमेंट में चेंज होने के लिए उसको हम कहते हैं प्रस्थापन विस्थापन क्रिया, फिशन या फ्यूजन के द्वारा जो है एलिमेंट चेंज होता है। अदरवाइज जो भौतिक रासायनिक जो क्रियाएं हैं उनके द्वारा एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होता है। तो यानी भौतिक रासायनिक चीज़ों के सूक्ष्म स्तर के ऊपर परमाणु जो है वो वैसे ही बने हुए हैं, है ना। और उनके कारण स्तर के ऊपर, जो मध्यस्थता के स्तर के ऊपर, वो हमने अब कल बात किया था सत्ता में संपृक्तता के रूप में, वो निरंतर शाश्वत स्थिति में बना हुआ है। तो हमारे को बेसिकली क्या है, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण की ओर हमें गति करनी है समझने के क्रम में, है ना। हमारी स्थिरता जो है वो कारण के स्तर पर होती है, और उससे हमको स्थूल स्तर के ऊपर हम डील करना हमको आ जाता है। व्यवहार हमेशा स्थूल स्तर पर होगा, व्यवहार कारण स्तर पर नहीं होता है ना। व्यवहार हमेशा संवेदनाओं के द्वारा ही होगा, शरीर के द्वारा ही होगा। तो स्थूल स्तर पर व्यवहार के लिए हमारे को कारण स्तर की समझ आवश्यक है ना। तो इसमें इस वाले सूत्र के अंदर स्थूल और सूक्ष्म का अंतर बताया गया है। अध्ययन ही उपासना है। उपासना शब्द से क्या अर्थ समझते हैं हम? पूजा पाठ जैसे हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं इसको बाबा जी एक उपासना कह रहे हैं, है ना। उपासना शब्द से आसन है, उप आसन, है ना। अध्यापक के साथ बैठ के कुछ समझने का प्रयास करना, ये उपासना होती है। तो अध्ययन एक उपासना है ना।
तो अध्ययन, प्रमाणित मानव ही अध्यापक है, जिनके सानिध्य में ही अध्ययन है। कल इस बात पे थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी, है ना, कि अध्ययन अकेले में नहीं है, प्रमाणित मानव के सानिध्य में ही अध्ययन है ना। अध्ययन पूर्वक, समझदारी से, तदाकार तद्रूपता पूर्वक स्वत्व स्वतंत्रता अधिकार होता है। तदाकार तद्रूपता का क्या अर्थ समझते हैं हम? यानी वो उसी के आकार का हो जाए। हाँ, कैसे हो जाएंगे? तो क्या चीज उस आकार में हो जाती है ना? हमारे कल्पनाशीलता जो है, जो हमारी विचारशीलता है, वो हम उस आकार में हो जाती है। हमारा चित्त जो है, हमारा बुद्धि जो है, हमारा विचार जो है, हमारा मन जो है, उस आकार में हो जाता है ना। तो उस तरीके से हम सोचने लगते हैं, उस तरीके से अभ्यास करने लगते हैं। तो इस एक वाक्य बाबा जी इस तरह से बोले, तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं, जिसके फलन में स्वयं को तद्रूपता में पाते हैं। तदाकार विधि से हम अध्ययन करते हैं, जिसके फलन में हम स्वयं को तद्रूपता में पाते हैं। तद्रूपता मतलब व्यापक में सभी रूप हैं, ये चीज़ कोई चेंज नहीं हो रही है, लेकिन तद्रूपता अनुभव में आ रही है कि हम वास्तव में ऐसा महसूस करते हैं, पाते हैं कि हम उस व्यापक सत्ता में ही डूबे भीगे गिरे हैं। ये चीज़ अनुभव में आती है जब हम व्यवस्था के साथ तदाकार होते हैं, स्वयं व्यवस्थित होते हैं, तब जाकर अपनी ये स्थिति बनती है कि हम व्यापकता में तद्रूपता को अनुभव करते हैं। जीवन में होने वाली ये घटना है। तो सामान्य भाषा में कल्पनाशीलता का उपयोग नियोजन करते हैं, हम डिप्लॉय करते हैं या उसको यूटिलाइज करते हैं ध्यान देने के लिए। तो तदाकार विधि से हम ध्यान देते हैं और तद्रूपता में ध्यान बना रहता है। हाँ, तद्रूपता में जीना बन जाता है अनुभव मूलक विधि से। अध्यापक की परिभाषा है, अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति पूर्वक सहअस्तित्व रूपी सत्य बोध कराने वाला। अगर अनुभव मूलक विधि नहीं है तो अनुभवगामी पद्धति नहीं हो सकती, है ना। जो हमने जो मानव की बात की कि भाई हम सीखने की या समझने की बात है तो वो प्रमाणित मानव से होती है। तो अभी उसमें जैसे देखते हैं तो हम प्रमाणित मानव को, जैसे कि अभी बाबा जी के साथ आपके संवाद है, आपके वीडियोस है, इवन पुस्तक से हम समझते हैं और वैसे साथ में परस्परता में भी सीखते हैं। तो क्या उसी तरीके से भी हम अल्टीमेटली, क्योंकि वो समझना है और उसके साथ ही मानव के साथ जीना तो है ही, तो उस एंगल से भी हम समझकर ज़िंदगी में प्रमाणित हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? मैं तो मानता हूँ हो सकते हैं। एकदम राइट। तो ऐसा ही है। आप कुछ कह रहे थे शैलेंद्र भैया? बॉनी भाई जैसा ही सवाल है, थोड़ा एक्सटेंशन के बाबा जी को अनुभव मूलक से, और उन्होंने जो प्रबोधन कर रहे हैं, जो व्यक्ति हैं जो उनके संपर्क में आए, वो बेसिकली अध्ययन गम्य विधि से हैं। तो अभी हम लोग भी उसी विधि से जाएंगे। तो मैंने अभी
मॉन्टेरो वाला शिविर था, उसमें आई थिंक अजय भैया ये बता रहे थे, मुझे ठीक भी लगा, लेकिन मैं थोड़ा रिकन्फर्म। तो हम लोग अध्ययन गम्य विधि से जा रहे हैं, लेकिन एक बार जब अनुभव हो गया, समझदार हो गए प्रमाण, तो फिर हम भी अनुभव मूलक विधि से जिएंगे। ऐसा ही हुआ ना? बिल्कुल, प्रोसेस तो यही है। यहाँ अनुयायी बनाने का कार्यक्रम नहीं है ना, बेसिकली। लेकिन भैया तो फिर ये जो अध्यापक वाला जो डेफिनेशन है, हाँ, उसमें हम ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनुभव मूलक विधि से अनुभवगामी पद्धति। हाँ, लेकिन तो आपको अगर मैं अध्यापक है आप, हाँ, तो उस हिसाब से मैं अनुभवगामी पद्धति होगी ये। देखिए, आशय अगर अभी की सिचुएशन में देखें तो एक प्रकार से मैं बाबा जी को प्रोफेस कर रहा हूँ, है ना, उनकी प्रोफेसी कर रहा हूँ, या उन मतलब क्या है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कि भाई उन्होंने ऐसा बताया। तो एक प्रकार से अनुभव मूलक विधि बाबा जी की है, मेरे माध्यम से वो कम्युनिकेट हो रही है। अभी मेरा अधिकार बना नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता मैं अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। तो अनुभव मूलक को मैं बाबा जी की जगह पे रख रहा हूँ। अभी जितना मुझे समझ में आया है वो मेरे माध्यम से वो संप्रेषित हो रहा है। आप जो हैं वो अनुभवगामी पद्धति पर हैं, मैं भी इसी क्रम में अनुभवगामी पद्धति में चल रहा हूँ, क्योंकि अनुभवगामी पद्धति में एक भाग जो है वो अभिव्यक्ति भी होता है। जब हम जैसे नॉर्मल भी क्लास में हम देखते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, किसी स्टूडेंट को बोलते हैं कि अध्यापक ही बोलता है कि आप इसको बोर्ड के ऊपर इस सवाल को करके बताओ या करके बताओ, तो गाइडेंस जो है अध्यापक की रहती है, लेकिन वो स्टूडेंट वो उसको करता है तो उसको कुछ और समझ में आता है ना। तो एक तरीके से अध्यापक जो है वो उस विद्यार्थी के लिए स्पेस बनाता है एक्सप्रेस होने के लिए, ताकि उसकी आगे की प्रोग्रेस हो सके। तो मैं अपने आप को उसी जगह पर देख रहा हूँ कि एक तरीके से बाबा जी को रिप्रेजेंट करने के अर्थ में अपने अध्ययन के क्रम में उसको देखता हूँ। आगे आप भी उसको उसी क्रम में देख रहे हैं, है ना। तो अध्यापक और विद्यार्थी का एक संबंध बना है। आप बताइए उसके अंदर क्या कमी लगती है? इसमें मुझे ऐसा लग रहा है, आप बताइए ठीक है या नहीं। मैं आपकी बात तो मुझे सहमत हूं मैं, जो टीचर और स्टूडेंट वाला आपने बताया वो एकदम ठीक लगता है, ऐसा ही होता है। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं, जैसे आप प्रोफेसी जो आप कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में आया और फिर मैं और कोई को बताऊंगा। यस। तो मेरी मेथड तो थोड़ी आपसे अलग हो गई, राइट? और बाबा जी की जो मेथड है वो तो मेरी नहीं रही, ऐसा मुझे लग रहा है। नहीं, एक बार अपन इसको कर लेते हैं, है ना, थोड़ा बोर्ड के ऊपर कर लेते हैं। जैसे मान लो ये बाबा जी हैं, है ना, तो ये अनुभव मूलक विधि से प्रस्तुत होते हैं, अपने जीने में प्रमाण के रूप में जी रहे हैं, ठीक है ना। इनसे मान लो एक जना अध्ययन करता है, वो किस तरीके से करता है? अनुभवगामी पद्धति से, है ना। अब इस व्यक्ति में दो डायरेक्शंस हैं, एक है समझ के मूल में अनुभव की ओर गमन करने की, एक है व्यक्त होने की। दोनों है। ऐसा अध्ययन वाली विधि में ऐसा नहीं कहा है कि आप अपने जीने को बंद कर दो, एक्सप्रेशन को बंद कर दो। एक्सप्रेशन को भी चालू रखना है,
क्योंकि एक्सप्रेशन में ही इस बात की जांच हो रही है कि मैं कितना समझा हूं। नाउ दिस पर्सन, ये जो व्यक्ति है, ये एक तीसरे व्यक्ति को भी प्रबोधित करता है इस क्रम में, है ना। तो ये व्यक्ति भी जिज्ञासा के साथ में है और अनुभवगामी पद्धति में है। ठीक है ना। ये व्यक्ति इसको जितना उसको समझ में आया है वो उसको कम्युनिकेट करता है, उतना उसकी कल्पना में आता है। और ये एक अलाइव प्रोसेस है, मतलब इसको स्टैटिक ना माना जाए। ये लिंक बना ही हुआ है, ये प्रोसेस चल ही रहा है। इसके साथ में ये भी इम्प्रूव हो रहा है और इसके साथ में आगे भी अगर ये फर्दर हो रहा है तो वो भी है। दूसरा बात, एक और चीज है कि यहाँ पे केवल एक ही नहीं है ना। एंड ये भी आपस में बात कर रहे हैं है ना। अस्तित्व की वस्तु एक ही है, तो सभी का एक म्यूचुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है। क्योंकि हो सकता है इस व्यक्ति के कुछ ब्लाइंड स्पॉट्स हों जो इसके अनकवर हो चुके हों, एंड वाइस वर्सा। तो उस तरीके से ये बेसिकली एक ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है ना। तो मैंने तो इसको ये बनाया कि उन्होंने जो प्रोसेस को ट्रिगर किया वो प्रोसेस अभी भी जिंदा है ना, और वो बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है ना। और इसमें स्थितियों के अंदर विकास हो रहा है। कोई व्यक्ति जो है हो सकता है अर्धजागृत स्थिति में पहुंच चुका हो, कोई व्यक्ति हो सकता है अल्प जागृत की श्रेष्ठ स्थिति में पहुंचा हो, है ना। तो ये वाली सभी के साथ संभावनाएं बनी हुई हैं, है ना। ये इम्पॉर्टेंट है इसको अपने अंदर बेसिकली एक तर्क के रूप में इसको सेट कर लेना, नहीं तो कहीं अपने अंदर डाउट बना रहता है ना। आप बताइए इसमें कुछ कमी लगती हो तो, या कुछ सुधार करने की जरूरत हो। नहीं भैया, ऐसे तो ठीक लग रहा है। जस्ट मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि जो अनुभवगामी वाला जो व्यक्ति है, जो जिज्ञासा के साथ है, हाँ, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है ना। अभी की अगर मैं बात करूँ तो एट प्रेजेंट मोमेंट मुझे लगता है कि वो पूरा वो जो बाबा जी के साथ जिन्होंने बात किया उससे वो पूरा उसको नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसको पूरा नहीं आएगा, हाँ, बेसिकली वो क्रम से आएगा। जितना उसकी पात्रता है उतना ही उसने ग्रहण किया है, बाकी की स्थिति आगे बढ़ रही है। मतलब ये दोनों, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाद वाले की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं तो तीसरे या चौथे स्थान पे खड़ा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है एक्चुअली। वो जो चाइनीज विस्पर वाला है ना, कि पहले वाले ने सुना फिर उसके बाद डाइल्यूट होता ही चला गया, है ना। यहाँ पर एक्चुअली बाबा जी का एटलीस्ट ये कथन है कि इससे आगे वाली पीढ़ी जो है वो इससे आगे होगा, है ना। और वो हमको दिखता भी है, जितनी निष्ठा और जितनी तीव्रता और जो आगे वाली पीढ़ी के अंदर दिखता है। आदर्शवाद में वैसा हुआ, सबसे मूल व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ एक कवि रहे, उसके बाद में वाले उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, अंत में विलय, और उनकी हमने एक मूर्ति बना के रख दी है। लेकिन अगर कोई चीज जिंदा है
तो ये बेटरमेंट की तरफ जाएगा। बाबा जी ने तो जो पूरा लिंक उस तरीके से देखते हैं, तो बाबा जी ने तो पूरी चीज को ही एक नींव की ओर रखा है, तो उस पे ईंटें लगने की ही बात है, तो वो बढ़ने की और ही बात है पूरी एक व्यवस्था एक तो बनाने ये के वाली समय। बात है कि इनको एज ए इंडिविजुअल ना देखा जाए। जब सह अस्तित्व में है तो ये एक्चुअली इस तरह फैल रहा है। नाउ यू सी प्रमाण को, उनके प्रमाण को उसमें ये शामिल होते हुए देखें। फिर उसके बाद में जब जितना इस व्यक्ति में आ गया, उनका इसका अनुभव का दायरा इतना बन गया, अनुभव का सहज, अंत में हम जिस चीज को अखंड समाज कह रहे हैं, इवेंचुअली हम ये कह रहे हैं वन ह्यूमन एंटिटी, है ना, कि सभी लोग एक ही विचार, एक ही समझ के साथ में चल रहे हैं। तो ये एक चीज है। वो अपने आप को ये बोले कि जैसे भैया ने बोला नींव के पत्थर के रूप में, है ना, मिनिमम ब्यूटीफुल मॉडल। वो बोलते हैं कि मैंने जो है वो, उन्होंने अपना प्लेसमेंट जो है जो किया वो सर्वोच्च रूप में नहीं किया, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने अपने आप को पोजीशन किस तरीके से किया है। उन्होंने अपने आप को पोजीशन एक नींव के रूप में किया है, ना कि एक आदर्श के रूप में, कि आप, मैं इसको पहुंचा रहा हूं, अब आप इसके कितना करीब पहुंच सकते हो, इस रूप में नहीं कहा है। मैं मिनिमम इतना किया कर पाया हूं, आप इससे आगे करोगे, है ना। तो ये एक एक्चुअली बेसिक डिफरेंस है। हम इसके ऊपर कितना खरा उतर पाते हैं ये समय बताएगा, है ना। ऐसे बताया गया है कि गुरु गुरु बनाएगा, हाँ ऐसा भी बात है, तभी गुरु कहलाएगा। ठीक बात। तो बेसिकली हम प्लेसमेंट को पहले देख लें कि बाबा जी ने कैसे प्लेसमेंट किया है ना। फिर उस पे हम कितना खरे उतर पा रहे हैं उसको अपन जांच लेंगे। तो मेरा क्वेश्चन वो था कि जैसे कि एक अनुभव को पाने की जिज्ञासा है किसी भी व्यक्ति में, और उसके लिए अभी जो है कि जैसे आप हो ऐसे सब प्रबोधक और वो उनके साथ 1-to-1 एक फिजिकली एक काम करना, दूसरा काम है पैरेलली सपोज जो भी आपने ऐसे फिजिकली जो बातचीत किया है, जो उस तरीके से बाबा जी के साथ संवाद किया है, उस तरीके से वीडियोस उपलब्ध है, इवन ये हमारी जो 10-11 जो वांग्मय है, तो शास्त्र भी है, तो उसको एक दूसरे की परस्परता में, तो एक तो प्रबोधक के साथ समझना, उसके साथ अभी मेरी जिज्ञासा है कि अस्तित्व, क्योंकि अनुभव मैं उसको उस तरीके से समझ रहा हूँ कि अनुभव मतलब अस्तित्व की सारी सच्चाइयाँ एज इट इज मुझे समझ में आ जाए, वही मेरे लिए तृप्ति स्थली है। तो उसमें एक दूसरे के जो सहयोग है, तो एक तो है कि ऐसे परस्परता में हम कई बार भटक जाते हैं, तो उसमें एक दूसरे का गाइडेंस और सपोर्ट मिलता है, तो एक वो हो गया। और उसके अलावा भी मेरी जिज्ञासा जैसे बढ़ती है, तो मैं वांग्मय के थ्रू भी जो और बाबा जी के वीडियोस और इसके थ्रू भी मैं अस्तित्व जैसा है वैसा समझकर परस्परता में जी सकता हूँ, उसको प्रमाणित कर सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। मैं उस तरीके से समझता हूँ। ठीक बात है। देखिए उनके साथ में एक तो उन्होंने कुछ बुक्स को लिखा है ना, अपनी बात को प्रेजेंट करने के लिए, है ना, और कुछ जो है इनके साथ में बात हुई तो ये रिकॉर्ड भी हो गया, है ना। तो वो एक्चुअली एक तो उससे मदद क्या हो जाती है, क्या होता है, मूल व्यक्ति के चले जाने के बाद में हम लोग बड़े एक्सपर्ट्स हैं कहानियां बनाने में, है ना। जैसे बुद्ध की मूर्तियां कितनी
प्रचलित हैं, है ना। अब मतलब ऐसा लगता ही नहीं है उनको देख के कि वो कोई भारतीय व्यक्ति है ना। है ना, कई बार वो ऐसा भी लगता है, जबकि वो रहे होंगे मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इसी जगहों के निवासी रहे होंगे, नेपाल। तो आदमी जो है उनके साथ में किंवदंतियां जोड़ देता है ना। तो वो एक चीज कम हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि फिर भी जो भी किताबें हैं वो सूचना है, जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी सूचना है। फाइनली जीता हुआ चीज जो है वो मानव में होता है ना। जीना ही प्रमाण है। हाँ, ठीक है तो ना? हाँ भैया, तो उसमें बोनी भाई ने बताया कि ये बात तो जो जिज्ञासु है वो सूचना के लिए तो वो सब चीज़ सहायक होगा, बिल्कुल। लेकिन मैं अभी समझो कि पुस्तक मैं पढ़ता हूँ और कोई भी वीडियो का श्रवण करता हूँ, उसमें ओरिजिनल मेरे अंदर चित्रण और कुछ बने हुए हैं। वो चित्रण के साथ में ही मैं वो सुनता हूँ, और ये सुनता हूँ तो मैंने सही सुना कि मैंने गलत सुना, वो पुस्तक और वीडियो नहीं बताता है। बिल्कुल। और ये नहीं बताता है, इसके लिए मानव की जरूरत है ही। ये एक बात 100% सही है। बाबा जी इस बात को बोलते थे, इस बात को हमेशा पुस्तक हो, वीडियो हो, कुछ भी हो, सुनने वाला आदमी अपनी कल्पना से, अपने उससे सुनता है, उसके अनुसार क्या अर्थ निकाल रहा है, उसको फाइनली करेक्ट करने की जिम्मेदारी जो है, जो व्यक्ति जैसे यहाँ पे है, हम बाबा जी से पूछ रहे हैं कि हम इसका ये मीनिंग ले रहे हैं, क्या ये ठीक है? तो कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं है। एकदम वो दोनों के साथ में ही। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। अब आपके लिए सोर्स मटेरियल मतलब ये सूचना के साथ में कुछ वीडियो रिकॉर्ड वगैरह भी अवेलेबल हो गया है ना। तो अब भी यहाँ पर इस व्यक्ति की जरूरत है। तो बाबा जी हमेशा ऐसे बोलते थे कि किताब के साथ में उसको समझा हुआ आदमी रहना आवश्यक है। और वैसे भी भैया वो देखे तो, क्योंकि कुछ भी ऐसे समझ कर वीडियो और वो करके भी अल्टीमेटली जीना तो परस्परता में ही है। जीना परस्परता। और वो जो भी समझने की भी जो चीज है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे कि अभी इवन यहाँ पे भी हम बैठे हैं, तो अभी भी हम जब भी इवन फिजिकल फॉर्म में भी एक दूसरे के साथ सुनते, फिर भी अभी तो एक अपने में जो भी बना है उसके साथ ही सुनेंगे, ऐसा तो है नहीं। और प्रैक्टिकली अभी सभी लोग ऐसे वैलिडेट करेंगे, ऐसा भी प्रैक्टिकली संभव नहीं है। वो जब भी मेरी जिज्ञासा अनुभव के लिए होगी और उसको मैं प्रमाणित करने के अर्थ में जुड़ूंगा, तभी वो परस्परता और मानव की सही में जो एक दूसरे की उपयोगिता और पूरकता है, उस अर्थ में वो हो पाएगा, ऐसा मैं देख पाता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। हमारी पात्रता क्रम से विकसित होती है। पात्रता के अनुसार वस्तु जो है उस समय मिलती है, तब वो ग्रहण होती है। उससे पहले वो सूचना के रूप में पड़ी रहती है ना। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल अलाइव और डायनेमिक प्रोसेस है ना। बढ़िया। मेरे ख्याल से इसको अपने अंदर कंक्लूड करना चाहिए, किसी चीज को ओपन नहीं रखना चाहिए। कंक्लूड कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और भैया इसमें भी अनुभव मूलक और गामी को जैसे देखे तो मैं उसको ऐसा समझ रहा हूँ, जस्ट आपसे वैलिडेट कराना चाहता हूँ कि भाई अनुभव मूलक मतलब जिसके मूल में अनुभव है। और अनुभव क्या है? तो अनुभव का मतलब जो जानना मानना का जो तृप्ति बिंदु है। और वो जानने मानने का तृप्ति बिंदु मतलब वैसा मैं जी पा रहा हूँ, और ऐसे जीकर सही में मैं तृप्ति पूर्वक उसको प्रमाणित कर पाता हूँ, तो ये अनुभव मूलक हो गया। तो अनुभव मूलक, तो जैसे बाबा जी ने भी अनुभव किया, तो वो भी एक अध्ययन विधि से वो अस्तित्व का, जो अस्तित्व स अस्तित्व के रूप में जो भी सारी सच्चाइयाँ है उसका ही वो अध्ययन करते गए। तो वो एक अध्ययन करते ही उनको एक ऐसा स्थिति पाया
कि जिसमें उनको सारे प्रश्नों का समाधान मिल रहा है और वो वैलिडेट भी कर पा रहे, उसके अनुरूप जी भी पा रहे। तो यही अल्टीमेटली अनुभव है, वो अनुभव मूलक हुआ। और वही बात जैसे जैसे मुझे कोई भी चीज समझ में आया, मैं उसको रख रहा हूँ कि ये ऐसे ऐसे करने से ऐसी चीजों मैं देख पाता हूँ, ऐसे करने से ही ये संतुलन के साथ जी पाते। ऐसी जो विधि दिया तो वो विधि को हम अनुभव मूलक विधि बोलते हैं। और वही अनुभव मूलक विधि को जब भी, जैसे मैं शिष्य हूँ तो जिज्ञासा के साथ वस्तुओं को समझने के लिए वो चीज ऐसी कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे मेरे में स्पष्टता बढ़ती जा रही है। मेरे जानने की तृप्ति बिंदु के मैं नजदीक पहुंचता जा रहा हूँ, चीजों को एज इट इज मैं समझ पा रहा हूँ, उसके जो रूप गुण स्वभाव धर्म की स्पष्टता मेरे में स्थिर होती जा रही है। ये जो क्रम है तो वही अनुभव गामी, यानी कि मुझे अनुभव तरफ, यानी कि जो जानने मानने का तृप्ति बिंदु है उस तरफ ले जा रहा है, ये मेरी पद्धति हो गई। तो यही अध्यापक का काम हुआ। तो अनुभव जो जैसा है वैसा जानकर मैं चीजों को रख रहा हूं, और उसको जो शिष्य है तो वो अनुभवगामी, यानी कि अनुभव पाने के लिए ऐसे क्रम में ये करते करते जाएंगे तो अनुभव यानी कि जानने मानने की तृप्ति बिंदु पर हम पहुंच जाएंगे। यही अल्टीमेटली अध्यापक और शिष्य का संबंध है। बहुत बढ़िया। इसमें एक बात जो भैया ने ध्यान दिलाया, मैं मतलब उस पर एम्फेसाइज करूंगा कि बाबा जी ने भी अध्ययन करके अनुभव किया है ना। बिना समझे सीधे अनुभव हो गया ऐसा नहीं हुआ है। समाधि में उनको ज्ञान नहीं हुआ, उसके बाद संयम काल में उन्होंने वास्तविकताओं का अध्ययन किया है, अध्ययन पूर्वक बोध हुआ है, फिर फलन में अनुभव हुआ है। जो जिस प्रोसेस से हम गुजर रहे हैं, जिसमें बेसिकली कल्पनाशीलता जो है वस्तु के साथ अलाइन हो रही है, उसी प्रोसेस के साथ में संयम में वो जुड़े हैं। संयम में कल्पनाशीलता चुप नहीं है, संयम में तर्क भी खुला है, चित्त में चित्रण भी बने हैं, और उसकी स्वीकृति बुद्धि द्वारा दी गई है। हमारे अंदर भी यही हो रहा है। हमारे चित्त में सही चित्रण बन रहे हैं, सही विचार बन रहे हैं, उसकी सहमति जब बुद्धि से बनेगी वही साक्षात्कार है। हाँ भैया, तो इसमें बाबा जी की जो पद्धति थी, उन्होंने समाधि पाया तो उनकी आशा विचार इच्छा चुप हुई। अभी मैं ऐसा समझ रहा हूँ, अभी उसमें आप जरा वैलिडेट करना, तो वो जब भी संयम काल में गए तो फिर जो संसार से इनपुट थे वो इनपुट नहीं आ रहे थे, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। और वो इनपुट नहीं आ रहे थे तो वो संयम काल में अपने जो भी प्रश्न रखते थे तो वो प्रश्न एज इट इज़, मतलब समझो कि जो भी बिना संसार के इनपुट वो वास्तविकताओं को अध्ययन करते गए, ऐसा मैं समझा हूँ। और हमारे केस में क्या हो रहा है, हम लोग, हमारी कल्पनाशीलता है, वो कल्पनाशीलता को, हमारी कल्पना को हम मतलब उसमें जो अपने पास जितना भी मटेरियल है उसके पढ़ते हुए, सुनते हुए, बाबा जी के वीडियो सुनते हुए, प्रबोधक के साथ चर्चा करते हुए, धीरे धीरे करते 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 हमारी कल्पना में हमारा चित्रण धीरे धीरे रिप्लेस होता जा रहा है और ये अस्तित्व के अनुरूप बनता जा रहा है। जैसे जैसे भी अस्तित्व के अनुरूप चित्रण बनता है तो फिर वो साक्षात्कार की स्टेज में से अवधारणा बोध होता है। लेकिन क्या है कि उधर फसावट ऐसी है कि मेरे को हर दम पे जिधर जिधर भी मैं इधर अटक रहा हूँ उधर मेरे को करेक्ट करने के लिए किसी की जरूरत है, क्या कि मेरे पास ऑलरेडी चित्रण बने हुए हैं। तो ये मेरी कल्पनाशीलता, मतलब मैं कल्पना करता हूँ तो उसमें वो चित्रण बार बार आते हैं, मैं इसका कोशिश करता हूँ लेकिन वो भी आते हैं। तो उसके हिसाब से मेरे को इतना अंदाज नहीं रहता है कि सही में मैं ये मेरे को लग रहा है क्या कि मेरी संवेदना के अनुकूल है, तो मेरे को लग रहा है कि सही मैं समझ गया। लेकिन
सही में ये अस्तित्व के अनुरूप नहीं होता है। इसमें मेरा समझने का जो क्रम है उसमें स्वाभाविक बात मतलब ऐसा होता है कि मेरे को टाइम लगता है क्या कि मैंने देखा, इसमें ऐसे समझ के मैंने किया और उसमें काफ़ी मैं आगे गया और उसके बाद मेरे को मालूम पड़ा कि नहीं ये तो पूरा नहीं पड़ता है, फिर से मैं दूसरी कोशिश करता हूँ, ये पूरा नहीं पड़ता। तो इसकी जगह पे जब भी मतलब कोई भी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ में उसको वैलिडेट करते 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 जितने होता है तो वो बात है ना, वो हमारे लिए अध्ययन का रास्ता आगे जाने के लिए सुगम है। तो ये एक मैं ऐसे समझ रहा हूँ। और जो आगे वाली मैंने बात की तो वो बात आप जरा वैलिडेट करना, क्या कि ये आशा विचार इच्छा जो बाबा जी संयम काल में थे तो उनकी चूप थी तो फिर वो संसार से कुछ इनपुट आता था कि नहीं आता था, ये मेरे को आपसे समझना है। तो दो भाग हैं आपके प्रश्न के कि बाबा जी को अनुभव कैसे हुआ, बाबा जी ने संयम काल में अध्ययन कैसे किया। थोड़ा भैया हवा इसको कम किया जा सकता है। हाँ अब ठीक है। हाँ एकदम उस पे बहुत सेंसिटिव है ये माइक। तो दशरथ भाई के दो प्रश्न के दो भाग हैं। एक है कि उन्होंने इस बात को प्रस्तुत किया कि बाबा जी ने को समाधि के बाद संयम काल में किस प्रकार से उन्होंने अध्ययन किया जिससे वो अनुभव को प्राप्त हुए। दूसरा जो है उन्होंने इस बात को डिस्क्राइब किया कि हम जो अध्ययन विधि से जो चल रहे हैं उसमें हम किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं जिससे हम अवधारणा बोध और अनुभव को प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस पे अपन थोड़ा सा ओवरऑल मेरे आपने जो कहा उससे मैं लार्जली सहमत हूँ। थोड़ा बहुत मेरा मान्यता डिफरेंट है तो वो मैं आपके साथ में शेयर कर लूँगा। एक बार बाबा जी के साथ में चर्चा में मैंने पूछा उनसे कि देखिए आप जब अध्ययन कर रहे थे तब आपने तो अपनी पूर्व स्मृतियाँ जो है उनको एकदम चुप कर दिया था, है ना। और हम जो हैं अभी संसार में रह रहे हैं और हमारे साथ में इतनी पूर्व स्मृतियाँ हैं जिसमें हम अच्छा बुरा सब किए हैं और उनका हमारे ऊपर प्रभाव बना हुआ है। तो ऐसे में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम जो है जिस चीज़ को आप अनुभव कर रहे हैं उसको संसार में रहते हुए हम कैसे उसको पालेंगे, है ना। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया था कि तुम लोगों का जो जिज्ञासा है वो समाधि का भी बाप है ना। तो मतलब अब इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक समाधि का आधार बनाया, उसके बाद उसके वहाँ पर कुछ सच्चाई के क्षेत्र में वो प्रवेश कर गए थे। समाधि से उनमें ये पहचान हुई कि आशा विचार इच्छा के चुप होने के बाद भी मैं हूँ, है ना। ये मैं कौन था, जबकि आशा विचार इच्छा चुप है, तो वो मैं बुद्धि ही था। तो उनकी बुद्धि की पहचान हो गई थी, तो वो साक्षात्कार की शुरुआत मान सकते हैं, है ना। जब उन्होंने आशा विचार इच्छा चुप हो गई फिर भी मैं हूँ ये पहचान रहा, तो ये एक्चुअली साक्षात्कार का प्रवेश। फिर उसके बाद में ये जो खाली स्थली जैसा जो कहते हैं गहरे पानी में डूब के आसमान प्रकाश जैसा दिखता रहा मुझको आंखें खोलने पर, तो वो जो व्यापक वस्तु की जो पहचान हुई उनको समाधि काल में, वो एक्चुअली केवल वो भी वस्तु के रूप में कुछ पहचान हुई थी। तो ये दो आधारों के आधार पर उन्होंने क्रम से अपनी जिज्ञासाओं को चित्त में खोला है।
ये दो तत्वों को पहचान लिया उन्होंने, व्यापक तत्व को पहचान लिया और मैं हूँ। ये दोनों एक हैं या अलग अलग हैं, एक से दूसरा पैदा हुआ है, ये एक्चुअली उनको उस समय क्लियर नहीं था। तो समाधि में उनको जीवन ज्ञान नहीं था, समाधि में उनको अनुभव नहीं था, लेकिन वो बुद्धि के क्षेत्र में प्रवेश कर गए, है ना। अब इसके साथ में उन्होंने अपनी जिज्ञासा को चित्त में खोलना शुरू किया, और साथ में जहाँ चित्त के अंदर कोई चीज़ डाली तुरंत विचार शुरू हो गया, और उसके असंख्य परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनने लगे। उसमें से जो स्थिर हुआ, जिसको बुद्धि ने समर्थन दिया, वो जाके साक्षात्कार होकर अवधारणा बोध बन गया। ठीक है ना। तो अब इसमें जो नई सूचना तो नहीं आ रही, लेकिन मानव है ये चीज़ पहले से भी सूचना के रूप में है, पेड़ पौधे हैं, ये भी हैं, इनका मूल स्वरूप क्या है उस रूप में चले गए। मूल स्वरूप कैसा हो सकता है, इसके लिए विचार हुआ है। आप सोचिए, शरीर के साथ में जीवन अलग है, उस समय ब्रेन से अलग है, तो ये पूरा प्रोसेसिंग सारे कंप्यूटर्स दुनिया के जितने भी हैं उन सबको एक साथ जोड़ दिया जाए, उससे ज़्यादा कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है जीवन में है। वो सारे को एनालाइज कर रहा है, और उसमें से जो अननेसेसरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन है वो ड्रॉप हो रहे हैं। जिसके एग्जाम्पल में बाबा जी खुद कहते हैं कि पहले बहुत सारा ध्वनियों के रूप में आता रहा, समझ में नहीं आता था, नॉइज़ के रूप में, शोर के रूप में दिखता रहा, धीरे धीरे जो वो जाकर स्थिर हुआ। हो क्या रहा है उस क्षेत्र में, कुल मिला के उनके विचार प्रक्रिया चल रही है, जो जाके चित्त में एक प्रकार का ठहराव बन रहा है, जिसको बुद्धि समर्थन दे रहा है, अंत में वो अवधारणा के रूप में स्वीकृत हो रहा है। बुद्धि के क्षेत्र में कोई भाषा नहीं है, केवल स्वीकृति है, बुद्धि स्वीकृति स्थली है। तो कुल हो क्या रहा है, जो कुछ भी तर्क और चित्रण आदि जो बन रहा है उसको बुद्धि देख रहा है, और उसके साथ में कुछ ये स्वीकृति में जाकर उस स्थिर होता जा रहा है, और ये एक अवधारणा का पूरा एक गेमट या पूरा एक वो बनता जा रहा है, जो आपस में जुड़ता जा रहा है, कुल अंत में जाकर वो सहअस्तित्व में जाके स्थिर हो रहा है। तो ये उनका प्रोसेस रहा। हम लोगों के प्रोसेस में क्या है, हम लोगों के प्रोसेस के अंदर एक जागृत व्यक्ति आधार बनाकर रख रहे हैं हम लोग, है ना। तो हम ये बारंबार इस बात को कहते हैं ना कि प्रमाणित व्यक्ति को मानकर अपन शुरू करते हैं। तो ये एक्चुअली वो ही चीज़ है जो मतलब वो वैसी ही स्थिरता है जैसे कि समाधि को माना हुआ है ना। उन्होंने समाधि के प्रति हमारा विश्वास है, उनमें वैसे ही हमने एक प्रमाण को स्थिर मान लिया है। प्रमाणित व्यक्ति जो है वो अपने अनुभव, उसके लिए रहस्य नहीं है, और वो जीने में उसको व्यक्त कर रहा है, तो उसको आप तर्कपूर्वक जांच सकते हो। तो वो एक चीज जो है विद्यार्थी में स्थिर रूप में मौजूद रहता है कि प्रमाणित व्यक्ति स्थिर है। ये समाधि का रिप्लेसमेंट है अध्ययन विधि में, है ना। अब इसके लिए हमें स्वयं अपनी आशा विचार इच्छा को चुप करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारी आशा विचार इच्छा कहीं पुराने स्मृतियों में जाती है, तो वो हमारा वहाँ से मार्गदर्शन आता है, डायरेक्शन आता है कि नहीं तुम इसमें मिक्स कर रहे हो, इसके साथ मत जोड़ो, ये चीज़ इस तरह से है। ठीक है ना। तो अभी मेरे ख्याल से आपको कम्युनिकेट हो गया है ना। कोई क्या पूरी क्लास साथ में है इसको लेके, चर्चा को लेके, है ना। तो बेसिकली एक प्रोसेस है जो कि साधना विधि से गए हैं, जिसमें सिस्टमैटिक विधि से अपने शरीर पर नियंत्रण, अपनी सांस पर नियंत्रण,
फिर उसके बाद अपने विचार पर नियंत्रण, और फिर विचार को शून्य कर दिया गया, है ना। तो वो उसके लिए जो साधना विधि परंपरा में जो बताई गई है, उसमें से किसी एक विधि के ऊपर बाबा जी चले हैं। इस पे बाबा जी ये भी बोले कि परंपरा में जो साधना विधि को लेकर लिखा गया वो अनुपम विधि से लिखा गया है। मतलब वो जो कुछ लिखा गया है वो एक्चुअली में सही है, वो होता है। क्या आपने फिर रिपीट कीजिए भैया। परंपरा में जो शास्त्रों में जो साधना को लेकर जो लिखा गया है वो अनुपम विधि से लिखा गया है, मतलब वंडरफुल तरीके से लिखा गया है। ओके, अनुपम। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो वो जो है वो एक्चुअली उस पर चलकर गए हैं ना, तो वो बता रहे हैं कि हाँ ये चीज़ वास्तव में होती है, वो केवल मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है ना। तो समाधि तक का रास्ता जो है वो उन्होंने परंपरा विधि से ही किया है। इनफैक्ट कर्म दर्शन वॉज वन ऑफ द फर्स्ट बुक्स दैट ही रोट। सबसे पहली किताब उन्होंने कर्म दर्शन के जो पहले 2 अध्याय हैं उनको लिखा है। उसमें इस बात का सत्यापन है कि जो परंपरा में जो साधना विधि बताई है वो सही है। उसके बाद कुछ नया पाया गया, समाधि में उनको जब उत्तर नहीं मिला तब फिर उन्होंने संयम के लिए एक प्रोसेस को इनोवेट किया, है ना, इम्प्रोवाइज किया। उसके द्वारा उनको अस्तित्व दर्शन चालू हुआ। तो अगर हम देखें तो परंपरा की देन जो है वो समाधि तक की साधना है। इसके आगे का जो प्रोसेस है उन्होंने एक प्रकार से इनोवेट किया है, क्योंकि परंपरा में जो डायरेक्शन है वो सिद्धि पाने के लिए है। उसके बाद वाला सिद्धि पाने के लिए सर, है ना, अस्तित्व दर्शन के लिए या अज्ञात को ज्ञात करने के लिए वहाँ पर साधना का प्रोविजन नहीं है या फिर डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। भैया तो इसमें एक प्रश्न ऐसा बनता है कि समाधि के बाद भी विचार तो मतलब आपने बोला कि काफ़ी फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन आते थे संयम काल में बराबर। तो इसका मतलब विचार चलता था, बिल्कुल बराबर है। आशा विचार इच्छा चुप बोलते हैं तो चुप नहीं थी, हकीकत में वो चलता था। संयम काल में आशा विचार इच्छा को संयमित विधि से खोला गया है। हाँ सही। जिज्ञासा के अर्थ में विचार को, इच्छा चित्त को खोला गया है, और वो उसके इनफाइनाइट परमुटेशन कॉम्बिनेशन बने हैं। वो स्थिर हुआ तब बुद्धि ने उसको सहमति दी, तो वो साक्षात्कार हुआ। बराबर है। तो ये लेकिन क्या है कि ये जो समाधि के बाद में उन्होंने जो एकदम संयम काल में संयमित विधि से खोला जो आशा विचार इच्छा को, तो वो आशा विचार इच्छा और हमारी आशा विचार इच्छा ये दोनों एक नहीं है। एक नहीं है मतलब उनका ऐसा आशय है कि जीवन सब में समान है। नहीं, जीवन समान है, लेकिन क्या है कि हमारा अभी संसार से इनपुट बहुत काफ़ी अलग अलग तरीके से है, और एक समाधि के बाद में जो तो उसमें बिल्कुल मतलब समझो कि गलत सलत बात बिल्कुल आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा उधर, ऐसा मैं समझ रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, समाधि के बाद उन्होंने जो ऑब्जर्वेशंस जो लिए हैं, हाँ, है ना, क्योंकि समाधि के बाद भी 1-2 वर्ष जो हैं वो रहे हैं, और उसमें डेटा ऑब्जर्वेशन लिए हैं, वो एक्चुअली अनबायस्ड ऑब्जर्वेशंस रहे हैं, है ना। लेकिन देखिए उन्होंने अध्ययन उनका संयम काल में ही हो रहा है। जैसे ऑब्जर्वेशन क्या है, मिट्टी है, पत्थर है, मानव विचार सुखी होता है, मानव दुखी होता है, स्थूल स्तर पर इतना ही ऑब्जर्वेशन आता है। स्मृति के अंदर अब इसके ऊपर विचार करने के लिए जब प्रोसेस होता है तब उसके ऊपर और चीज जाके जुड़ती है, इससे डिटेल में जाती है, इससे ज्यादा। तो अभी भी हमारे साथ में भी ऑब्जर्वेशन जो है वही है, इसमें हमको विश्वास करना पड़ेगा कि स्थूल स्तर पे जैसा बाबा जी को दिखता था वैसे ही हमको भी दिखता है। स्थूल स्तर पे वैसा ही दिखता है। विचार स्तर पे जो उन्होंने विचार किया उस विचार के साथ में हम प्रस्तुत हैं,
उस पे अगर हम विचार करते हैं तो हमारी भी कल्पनाशीलता उसी प्रकार से तदाकार हो सकती है। तो स्थूल स्तर पे इवन समाधि के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं है कि परमाणु को देख लिया, स्थूल स्तर के ऊपर फिर भी लकड़ी, पत्थर, मिट्टी, जानवर, मानव, झगड़ा करते हुए मानव, शांत रहते हुए मानव, यही दिखाई दे रहा है। आंखों से, संवेदना से उतना ही दिखता है। फिर आदमी सुखी कैसे होता है, दुखी कैसे होता है, व्यवहार कैसे करता है, ये सब के लिए विचार लगता है। इस विचार को संयमित विधि से किया गया है। तो एक बार बाबा जी ने कहा कि समाधि के बाद संयम पूर्वक जो मैंने अध्ययन किया है उसको आपको पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो ये इसमें अपने को विश्वास करना होगा कि हमारे में भी उतना ही थॉट कैपेबिलिटी है जो उनमें है। अगर हमारे को कोई अध्ययन करवाता है तो हम भी उसी चीज़ को सोच सकते हैं, और उस सोचने के बाद अगर हम उसको वैसा अभ्यास करते हैं तो हमारे जीवन में भी वही स्थिरता बन सकती है जो कि उनमें बनी है। अध्ययन का एक्चुअली में प्रोसेस यही है। अगर हम ये मानेंगे कि हमारे अंदर वो नहीं बन सकती है तो अध्ययन विधि पे हम डाउट खड़ा कर दिए। हाँ जी, मैं वही भाई का प्रश्न रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, और यहाँ तक जो आपने कहा वो तो स्वीकृत है। हाँ। बाबा जी के लिए वो शुद्ध विचार है उस चीज़ को देखते हुए। हमारे लिए उसी चीज़ को देखते हुए ये वांग्मय से आया शुद्ध विचार भी है और हमारे पुराने विचार भी है, जो कि चित्रण में अभी खिचड़ी चल रही है। ठीक बात है। ठीक, जैसे चीज़ों से सुखी हो सकते हैं ये चित्रण पड़ा है। बाबा जी वांग्मय से बताते हैं कि चीज़ों से संवेदना में तृप्ति होती है क्षणिक, चीज़ों से सुखी नहीं होंगे, समझ के सुखी होंगे। तो अब दो चीज़ हो गई मेरे अंदर, तो मैं लुढ़कता रहूँगा, कभी खुशी कभी गम। एक बार बाबा जी के साथ में इसी मुद्दे के ऊपर मैंने उनसे उठाया कि सामान्य रूप में बाबा जी ये है, इतना परेशानी है, इतना ये होता है ना, संसार इतना जा रहा है, इतना पोल्यूशन हो गया है, बेंगलोर जॉब का इतना टेंशन है। तो उन्होंने कहा कि देखो आदमी जो है, मैं जो रास्ता बता रहा हूँ उससे सर्व मानव सदा सदा के लिए किस प्रकार से सुखी, समृद्ध, समाधानित रह सकता है। और ऐसे में तुम बार बार अपनी मजबूरियां ला के बिछाते हो, है ना, ये कहाँ तक न्याय होगा, है ना। तो एक बार जो है जैसा बताया जा रहा है उसको उस तरह से सोचकर तो देखो, है ना। तो पूर्व स्मृतियों को स्थगित रख के थोड़ा उसको अभ्यास करना होता है। लेकिन इस बीच में अगर तुम्हारा ध्यान जाता है तो वो मैं उसको क्षम्य मानता हूँ। क्षम्य मतलब उसको क्षमा के योग्य मानता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा ही है, हमारी पूर्व स्मृतियाँ बाधा ना करें ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा कि हमारी पूर्व स्मृतियाँ इस बात के समर्थन में कैसे हो सकती हैं, क्योंकि वो तो सारी हमारी जीव चेतना में जीवी स्वीकृतियाँ हैं और वो हैं, तो वो तो हमें परेशान करेगी, इससे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो उनका ये उत्तर था, उन पूर्व स्मृतियों में जाग के मूल में भी, उन घटनाओं के मूल में भी जो कुछ भी किए हो उसमें कामना तो तुम्हारी ठीक की थी, उसके साथ क्यों कंजूसी करते हो, क्यों कंजूसी करते हो। कामना को क्योंकि लेके चलो। हमने कुछ गलत भी किया है तो भी वो सही की अपेक्षा में किया है ना। मतलब भैया कंजूसी का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि हाँ वो ठीक है, मतलब वो गलत नहीं है। हाँ, बेसिकली अपने आप के साथ भी दया करनी पड़ेगी ना। मतलब कामना है
तो कामना के हिसाब से आपकी कामना तो थी, जो हुआ थोड़ा गलत हुआ, लेकिन कामना तो सही थी, तो वो कामना वाला पार्ट को पॉजिटिव लेके आप आगे चलो। हाँ, बराबर, ये बात भी कामना तो बेसिकली मूलतः बाबा जी जो है आदमी की शुद्धता को उसके कामना की जगह में कह रहे हैं कि कामना की जगह में आदमी गलत नहीं है, नहीं है ऐसा। उसके अंदर सुख की कामना गलत नहीं है ना, उसमें विचारशीलता है वो गलत नहीं है, उसमें संवेदना है ये गलत नहीं है ना। तो ये सब मिलाकर जो है अब उसके बाद में सही का प्रस्ताव रखते हैं, उसको अभ्यास और कल्पना करने का अवसर देते हैं, तब फिर वो जाके अपने अंदर स्थिर हो सकता है। इस विश्वास के साथ में उन्होंने इस दर्शन को रखा है। तो भैया कल की बात इसके साथ जुड़ती है आपकी कि हम लोगों का बार बार संसार के साथ कनेक्शन हो जाता है, तो ये कनेक्शन को मतलब समझो कि ये करते हुए जागरूक मानव के साथ हमारा जुड़ना, ये बार बार जितना हमारा वो अभ्यास होता है, हम सेंटर में जागरूक मानव रखते हैं, तभी फिर क्या है कि संसार वाली बात धीरे 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 मतलब समझो कि कम होती जाएंगी। और सेंटर क्या कि हम अभी अनरिजॉल्व के साथ ही रिजॉल्व करने के लिए और चारों ओर हमारा जो प्रॉब्लम है उधर ही हम सॉल्यूशन ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ये जागृति को सेंटर में रखते हुए जैसे जैसे हम चलते हैं, तो ये आपने जो कल बात बताया था वो इससे कनेक्ट होती है। बिल्कुल। अस्तु। हेलो भैया, जी भैया। जैसे यहाँ पे भैया, हाँ जैसे मैं समझी हूँ। हाँ बताइए, कि- अपने शब्दों में रखिए पूरी हाँ बात को। जी, जैसे मैं समझी हूँ, बाबा जी ने जैसे अनुभव किया, उनको ज्ञान हुआ, तो उन्होंने ये जो ज्ञान है अपनी बुक्स में लिख दिया कि आप इसे मान लीजिए, जो लिखा हुआ है उसको मान लीजिए, फिर आप उसको जानिए और जो आपको श्रेष्ठ व्यक्ति लगता है उसके सानिध्य में आप वो प्रक्रिया को कीजिए, जानने वाली प्रक्रिया को कीजिए। और जब आप और उसको आप बार बार टैली करते रहें, टैली मतलब देखते रहें कि वो वैलिडेट करें। हाँ, वैलिडेट करते रहें। और जब आपको वो सही लगने लगता है, जैसे सही की समझ आती है, तो वो बुद्धि एक्सेप्ट कर लेती है उस चीज़ को। तो ये मैं थोड़ा सा समझ पाया। ऐसा ही है, अगर देखिए बिना लाग लपेट के इतना ही है। बहुत सारी भाषा अपन जोड़ लेते हैं, उस मतलब इसका इतना ही है। इवेंचुअली हमको सच्चाई को समझना है। सच्चाई को एक व्यक्ति ने अनुभव किया है, उसको जीकर दिखाया है, उसकी हमारे पास में कुछ स्मृति है, कुछ सूचना है, वो उसको हम अध्ययन करते हैं। जितने लोगों ने जो हमको अपने से आगे दिखता है, उसके कुछ गाइडेंस के अंदर हम अपने कल्पना में उसका सुधार करते हैं, अभ्यास में सुधार करते हैं। उस विधि से सभी की आगे की ओर गति होती है। ऐसा प्रोसेस में इसको लेकर चल रहा हूँ। इसमें क्या गलती आपको दिखती है ये बताइए। नहीं, अभी आपने जो बताया कि भ्रमित अवस्था में भी हमने जो भी गलतियाँ की है वो सही आशय के साथ की है, उसमें आशय सुखी होना था, वही है सही आशय, या और कोई आशय आप बता रहे कि वो सही, वो क्या सही आशय हो सकता है गलती के अर्थ में? सुखी होने के आशय से किया। हम जानते नहीं थे कि किससे कैसे सुखी होंगे, हमने एक तरीका अडॉप्ट कर लिया, चाहे बच्चों को डांट के, उनको घर से निकाल के, या कुछ उपेक्षा करके, या किसी भी तरीके की गलती करके अपन ने करा, पर हमारा आशय गलत नहीं था, है ना। तो वो चीज़ को हुआ ना कि मैं अकेला सुखी हो जाऊं, हमने दूसरों का जो संवेदना थी उसको कंसीडर करके नहीं किया, तो वो कैसे सही आशय हो सकता है? गलत चीज़ों के लिए कोई सही आशय होता है क्या? वो मैं थोड़ा और समझना चाहता था। देखिए, अपने में जो मैं ऐसा मानता हूँ, जीवन में जो बुद्धि और आत्मा है उसके ऊपर विषमता आती नहीं है ना, और उसके होने भर से जीवन में सुख की कामना बन जाती है।
उसके होने, ऐसा नहीं है बुद्धि में पहले से बोध है और आत्मा में पहले से अनुभव है, लेकिन वहाँ पर अनुभव की प्यास है और यहाँ पर स्वीकृति या समझदारी की प्यास है। ये प्यास है, भले ही हम उसके बारे में अवेयर ना हो। इस प्यास के चलते कल्पनाशीलता में सुख की चाहत जन्म ले लेती है। अब क्योंकि जब जीवन शरीर को जीवंत बनाता है तो सुख, संवेदनाओं में सुख भासता है, तो सारा कुछ हमारा तर्क और जो सारा डिज़ाइन है वो एक्चुअली संवेदनाओं पर आधारित बन जाता है, और उसी के आधार पे सारे सिस्टम्स भी उसको रीइंफोर्स करते रहते हैं। तो इसलिए हम अपनी मूल चाहना के ऊपर हमारा ध्यान जो है वो जाता नहीं है। अब यहाँ पर जब नए सिरे से सब सच्चाइयों को सोचने की बात कर रहे हैं, तब हम ये कह रहे हैं कि आपकी मूल में चाहना गलत नहीं है, मूल चाहना आपकी गलत नहीं है ना? ठीक है भैया, वो मूल चाहना का आशय हमेशा सही रहता है, हमेशा तरीका गलत है, तरीका गलत। फिर दूसरी बात ये भी है कि एक वाक्य आपने जीवन विद्या एक परिचय में पढ़ा होगा कि आदमी अगर जागृति की ओर एक भी कदम बढ़ाता है तो वो श्राप, ताप और पाप से मुक्त हो जाता है। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका मतलब एक्चुअली ये काफ़ी मुक्ति देने वाला थॉट है। ऐसा नहीं है कि हमको अपना जो पुराना किए हुआ है उसको पहले चुकाना पड़ेगा, तब जाके हम जागृति की ओर कुछ बढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जिस क्षण से आप सही करना शुरू करते हो, आपके ऊपर पुराने प्रभाव समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो परंपरागत कर्मफल सिद्धांत है उसको किसी प्रकार से चैलेंज भी कर रहा है ना, कि आपको पुराने कर्मों का तो काटना ही पड़ेगा, है ना? वो तो इसका मतलब अगर मान लो फिर मतलब क्या हुआ? फिर आदमी को गिल्ट में ही रहना है। ओरिजिनल सिन या किसी भी तरीके की हम जो है माने कि इतना वो दबा हुआ ही रहेगा। कुछ चीज़ें इस शरीर यात्रा में गलत की हैं, कुछ हो सकता है पुराने में करी हो, तो आदमी कब ये माने कि वो जागृति की तरफ अग्रसर हुआ है। तो ये एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब भी हम सही समझदारी की तरफ बढ़ते हैं तब हमारे ऊपर वो नकारात्मकता का उसके साथ में कुछ अंश उसका जुड़ता नहीं। तो ये एक बहुत ही लिबरेटिंग थॉट है ना? हाँ भैया, आप कुछ कह रहे थे शैलेंद्र भाई। तो लिबरेटिंग है। मुझे ऐसा लगता है भैया, मैं तो ऐसा अभी तक ऐसा जब आपने ये बोला परिचय वाला, शाप दाप वाला राइट वाक्य, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है भैया एक परिचय शिविर करने के बाद या जब अध्ययन में आने के बाद यानी पुस्तकों के पठन के बाद आपको जो आप भूल कर रहे हैं यानी अप्रोच या इंटेंशंस में, आपको मुझे लगता है वो आपको लिटरली ट्रांसपेरेंट दिखता है। मैं ऐसा उसको समझता हूं। प्लस वो दिखता है तो भी आप कई बार वो गलती करते हो, ये भी आपको मालूम चलता है कि आप गलती कर रहे हो तो भी आप करते हो। ऐसा तो मुझे लगता है यहां पे मैं उसको ऐसे देख रहा हूं भैया कि मैं गलती कर रहा हूं लेकिन उसका सुधार तो अभी हो नहीं रहा है। गलती तो कर ही रहा हूं मैं पता नहीं मेरा प्रश्न रख पा रहा हूं या नहीं भैया, लेकिन यहां पे वो जो कर्म वाला आपने बोला सिद्धांत, तो उसमें तो ऐसा लग रहा है, उसमें तो ऐसा ही लगता था कि हाँ मतलब आपको तो गरम तेल में डाला ही जाएगा राइट, लेकिन यहां पे गरम तेल में नहीं डाल रहे हैं लेकिन आप खुद अंदर से जल रहे हैं मिस्टेक करने के बाद। ऐसा ये स्पेसिफिक मुझे इस बात को मैं ऐसे ले रहा हूं, मतलब यू डोंट हैव टू वेट, इट्स हैपनिंग राइट नाउ। हाँ, ये ठीक बता पा रहा हूं भैया? मैं प्रोसेस में से गुजरना पड़ेगा, है ना? और उस प्रोसेस के अंदर जैसे एक बार बाबा जी ने इस तरह से करा कि आदमी जब
सच्चाई को स्वीकारता है तो एक बार तो वो पश्चाताप में जलता है कि मैं कैसे इतना गलती कर दिया। तो ये तो एक नेचुरल बात होती है, बट ये है कि उससे सही की ओर चलता है तो उसके ऊपर उस बातों का प्रभाव नहीं होता है। सच्चाई को स्वीकारने में कुछ लोग देरी लगाते हैं, कुछ लोग तुरंत स्वीकार के आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति के अनुसार है ना। एक वाक्य बाबा जी बोलते थे कि पुण्यशील व्यक्ति जो है सच्चाई को स्वीकारने में देर नहीं लगाते, है ना। वरना हम बहुत सारा समय जो है विचाराधीन रहते हैं कि हाँ करेंगे, सोचेंगे, हो ये भी हो सकता है, अंडर कंसिडरेशन करते हैं। कुछ जो हैं वो एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं कि अगर सही बात है तो इसको करना चाहिए, करके देखो, है ना। उसमें वो गलती होने के रिस्क को भी लेकर चलते हैं कि कुछ अधूरे समझ के अंदर कुछ भी होगा तो भी आगे संभाल लेंगे। तो वो एक्चुअली एक मतलब पुरुषार्थ की बात है। अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रवृत्ति है ना। कुछ लोग होते हैं कि उनको पूरा लॉजिक में क्लियर हो जाए तभी एक कदम आगे बढ़ाएंगे। कुछ लोग होते हैं पहली बात सुनी और तुरंत जोश के अंदर कूद पड़े, है ना। मेरे ख्याल से दोनों एक्सट्रीम्स में दिक्कत है। तो आपके पास उसका जैसे आपने कहा कि कोई आप गलती को भी साथ लेके चलते हैं, जैसे इसके साथ गलती हो सकती है तो उसका सॉल्यूशन भी आपके पास होता है उस समय कि जिस समय जानबूझ के कोई गलती नहीं करता है, नहीं पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबिलिटी के रूप में होता है, पर हम जानबूझ के नहीं करते, हमारे अनअवेयर होते हैं हम उसके चीज़ों के क्या चीज़ इवैल्यूएट नहीं हुई होती है, हमारे नज़र में नहीं होती है, तो उसकी पॉसिबिलिटी रहती है। तो कुछ चीज़ों को हम सोचते हैं कि हो जाएगा, है ना, आगे चल के हो जाएगा। भैया जैसे मैं सपोज करते हैं जैसे पॉलिटिशियंस हैं, किसी हाँ। की चाह है पॉलिटिशियन बनने की, तो लेकिन उसके साथ काफ़ी जैसे प्रॉब्लम्स भी होती हैं कि ये भी हो सकता है, गलतियां भी हो सकती हैं, ये सब भी हो सकता है, तो उनके पास तो सॉल्यूशन नहीं होता है उन चीज़ों का। हाँ, तो उस केस में क्या होता है कि चाहना भी है और बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट भी कर सकती हैं। हाँ, अभी अपन इस क्षेत्र में बात करते हैं कि यहाँ पर किस आशय से इस बात को कह रहे हैं। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जागृति के रास्ते के ऊपर चलने के लिए दो तरीके के लोग रहेंगे। एक है कि बात सुनी और कूद पड़े, एक है कि जब तक बात पूरी अनुभव में नहीं आ जाती तब तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। दो तरीके के लोग हैं, है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों चीज़ों में, दोनों एक्सट्रीम में थोड़ी दिक्कत है, क्योंकि हमको कुछ चलकर ही हम कहीं पहुँचते हैं, तो हमको कुछ तो चलना ही पड़ेगा। हमको स्विमिंग का मैनुअल याद करने से स्विमिंग नहीं आ जाएगी, है ना। तो कुछ तो हमको उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसमें आगे की ओर गति होगी। तो आप क्रम वाइज कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्रम से हमको चलना पड़ेगा। दूसरा है कि अपन को लगा दूसरा व्यक्ति स्विम कर रहा है, हम भी कूद जाते हैं और एकदम से गहरे में कूद दिए, तो उसमें चांसेस है कि आप डूब जाओगे। तो है कि दोनों का एक बैलेंस रखना की आवश्यकता है ना। अभी इसको थोड़ा वैलिडेट करना कि जैसे मैं गलती को कैसे देखता हूँ, तो गलती मतलब समस्या, मतलब मेरे अंदर वो क्वेश्चन अभी खड़ा है जिसका सल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो वहाँ तक वो गलती है।
जैसे मेरे पास समाधान आता है तो वो गलती डाइल्यूट हो जाती है। तो समाधान होता है तब भी विश्वास होता है, तब भी हम सही के साथ होते हैं। तो गलती का मतलब अनरिजॉल्व कुछ है मेरे अंदर, दैट इज गलती। ठीक बात है, ऐसा ही है। अपनी कल्पना में क्यों और कैसे का उत्तर नहीं होने से जो हमारे व्यवहारिक स्थिति में जो आ रहा है ना, उसका नेगेटिव आउटकम जो आ रहा है या अनएक्सपेक्टेड आउटकम आ रहा है, हमारी कामना के विरोध में आउटकम जो आ रहा है, उसको हम कह रहे हैं गलती। और वही अपराध है। हाँ, इसीलिए जब हाँ, गलती को जब सामाजिक स्तर के ऊपर देख रहे हैं तब उसको अपराध कह रहे हैं। पर धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा, ये अपराध की श्रेणी में आते हैं। हाँ, तो जब तक समाधान नहीं आता है तब तक, जैसे अभी दीदी ने बताया कि कोई पॉलिटिशियन है तो जानबूझ के गलतियां करता है, तो रियल में थोड़ा और माइक्रो लेवल पे देखते तो वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ ऐसा है कि यानी कि मतलब सब समाधान के साथ में, इसीलिए गलतियां हो रही है। ऐसा ही है। देखिए, ये तो निश्चित है कि अगर हम समझदारी के साथ में हैं तो गलती नहीं होगी, है ना। हम समझदार सही के साथ ही चलेंगे। लेकिन वो तो बहुत ही स्थूल लेवल पर आंसर नहीं लगता है आपको? ऐसा ही है, स्थूल लेवल पर ही है आंसर। तो ये वो स्वीकारने में आता नहीं है। क्या करें फिर? भैया, जो चीजों का कंट्रोल नहीं है उस पे तो दुख होता ही रहता है, जिस पे कंट्रोल है उसको सॉल्व कर लेते हैं। छोटा सा स्थूल उदाहरण दे देता हूं क्योंकि बात ऐसी चल ही रही है। हम लोग विसनगर में रह रहे हैं, राइट। रोड्स की हालत इतनी खराब है कि आपको 15 बार सोचना पड़ता है कि रोड बाहर जाए या ना जाए। 15 बार लिटरली सोचना पड़ता है। तो लेकिन मैं देख रहा हूं कि जितने भी सोचते हुए जानते हुए लोग हैं, उससे मालूम चलता है कि वहां का जो हेल्थ मिनिस्टर है गुजरात का, यानी यहाँ का ही, सॉरी, वही वहां रहता है। तो वैसे तो ना समझी टैक्स जो अपना सोम भैया बोलते हैं, लेकिन वहां पे अटकता नहीं है चीज, राइट। सोचते तो रहते ही हैं कि यार ऐसा सिचुएशन क्यों है यहाँ पे। छोटे छोटे और शहरों में भी गुजरात में बहुत अच्छी स्थिति है। ये एक प्रश्न आता है, मुझे कई बार लगता है भैया। देखिए, हम जिस चीज़ को सॉल्व करने की या अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपनी चेतना के विकास के लिए हम बात कर रहे हैं, है ना। साथ में हम इस संसार में जी रहे हैं जिसमें हमारी लोकल समस्याएं हैं, पानी की पानी, सड़क और उन सब चीज़ों को लेकर कुछ व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। उनके साथ में तो हमें जो डील करना है, जिस विधि से डील करना है, उसके लिए तो प्रोविज़न बना ही हुआ है। समझदारी के बाद में व्यवस्था के स्वरूप में ये परेशानियां नहीं होंगी, एक लॉन्ग टर्म विजन है। पर आप जिस जगह पर आज की स्थिति में जी रहे हैं उसके साथ तो बैलेंस आपको निर्वाह करना ही पड़ेगा ना। चाहे उसके लिए आपको कॉरपोरेशन में बेसिकली कंप्लेंट रेज करनी हो या फिर किसी, मतलब जो भी उसका प्रोसेस है उसको अपने को करना पड़ेगा। हम वहाँ पर इस तरह की बात करेंगे कि समझदारी के बाद गलती नहीं होगी, तो उससे कुछ निकलेगा नहीं। तो कौन सी चीज़ किस चीज़ को सॉल्व कर रही है उसको हमको देखना ही पड़ेगा ना। देखिए, मूल में हम किस चीज को एड्रेस कर रहे हैं, इस चीज से मन स्वस्थता को एड्रेस कर रहे हैं, है ना। और ये कह रहे हैं कि मन स्वस्थता अगर होती है तो मनाकार वाला जो पक्ष जो है वो भी नियंत्रित हो जाता है। तो ये एक बेसिकली एक ओवरऑल सॉल्यूशन है ना। अब हम इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, कहीं तो इसका हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। हमको आज के समय में हम जहाँ से निभ रहे हैं परंपरा के रूप में, उनको वैसे ही निभना होगा। किसी चीज़ के लिए अगर कोर्ट का केस करना है या फिर हमको ये करना है, वहाँ पर हम ये लगाने लगेंगे तो फिर वो नहीं बनेगा ही नहीं वो।
क्योंकि वो अभी उसकी प्रेजेंट रियलिटी है ही नहीं। बिल्कुल, वस्तुगत सत्य और स्थिति सत्य, मतलब कि जो वस्तु का जो मूल स्वरूप है और जो संपृक्तता है, वो चीज चेंज नहीं होती। वस्तु स्थिति में क्रमशः सुधार होता है। उस क्रम को छोड़कर हम कैसे बेसिकली बात करेंगे? फिर हम एक्चुअली एक बिल्कुल अव्यवहारिक बातें करने शुरू कर देंगे, उससे कुछ होगा नहीं, है ना। सामान्य चर्चा के रूप में बोल रहा हूँ, बाबा जी भी वोट करते ही थे। अब आपको पता ही है कौन लोग खड़े होते हैं वो, है ना, इलेक्शन के अंदर। लेकिन जो ऑप्शंस हैं उसकी प्रासंगिकता देख के, उसकी वस्तुस्थिति देख के वो वोट करते थे। तो हम जिस व्यवस्था के अंदर चल रहे हैं, जिस संविधान के अंदर चल रहे हैं, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। उसमें सुधार किस प्रकार से हो, अब यहाँ पे एक्चुअली संविधान के ऊपर ही चैलेंज कर दिया है ना। पर आज के समय आप संविधान, इसी संविधान के अंदर हैं, तो जो आज की वस्तुस्थिति है उसके साथ में निभते हुए अग्रिमता को पहचानने की जरूरत है। बढ़िया, कहाँ हैं हम लोग समय को लेकर? यहाँ एक घड़ी होनी चाहिए। ओके, बहुत जितना मैं सोच रहा था, देखिए कर लेंगे हम लोग, बुक को भी पढ़ लेंगे, या तो ऐसा कर लें कि मैं चाहता था कि लाइन बाय लाइन पढ़ें, बट खाली उससे काम नहीं चलता है ना। इसका प्रयोजन कहीं ना कहीं सिंथेसिस होना ही पड़ेगा। दोनों ही है, एक तो है कि मैं अपनी कथा कहानियां सुनाता रहूं, वो भी एक प्रॉब्लम है ना। दूसरा है कि अगर हम केवल बुक को पढ़ के निकल जाएं और उसको चर्चा ना करें तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये वाला अपन ने काफ़ी डिटेल में इसको कर लिया, कई एंगल्स से हमने देख लिया। अध्ययन ही उपासना है वाला सूत्र को, है ना। इसमें हमने बहुत सारी चर्चाएं कर ली। इसमें हमने ये भी बात कर लिया कि बाबा जी का मूल क्या, वो चीज़ आगे बढ़ रही है, वहीं टिकी हुई है, या उसकी आगे संभावना है, उस चीज़ के ऊपर हमने कुछ चर्चा की, है ना। बाबा जी के संयम काल में अध्ययन किस प्रकार से हुआ, इस बारे में भी कुछ चर्चा की। हम लोग किस प्रकार से कर रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा की। प्रयोग से उपयोगी साधनों की पहचान होता है, सामान्य सा है। उत्पादन से उपयोगी सामग्री की उपलब्धि और विपुलीकरण होता है। विपुलीकरण मतलब मल्टीप्लिकेशन, ज़्यादा मात्रा में। तो पहले प्रयोग से हम किसी चीज़ को बना लेते हैं किसी प्रकार से, फिर उसके बाद उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के लार्ज स्केल पे करने के लिए उसका हम प्रोडक्शन करते हैं। अभ्यास से कुशलता, निपुणता, पांडित्य में पारंगत होना प्रमाणित होता है। कुशलता, निपुणता, पांडित्य क्या होता है? स्किल्स, एक्सपर्टीज। हाँ, इनमें डिफरेंस का क्या होगा? स्किल जैसे कुशलता इज अबाउट कैसे हम चीज़ों को अच्छी तरीके से कर पाते हैं। एक्सपर्टीज इज अबाउट कितना हम उसको समझते हैं, कितना हमको उसके बारे में ब्रॉडर नॉलेज है। लार्जली अलाइंड है, बट मैं जैसे इस दर्शन में कहा है उसको रखता हूँ। तो स्किल शब्द जो है करने के रूप में जो है उसको अपन
निपुणता कह रहे हैं, है ना, कर्म अभ्यास से जुड़ा है वो। कुशलता जो है वो व्यवहार अभ्यास से जुड़ा है। हम दूसरे मानव के साथ में किस प्रकार से कर पाते हैं, किस तरीके से हम जो है किस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं, ये इसको हम कुशलता कह रहे हैं। तो व्यवहार में कुशलता होती है। फिर पांडित्य जो है वो, जो आपने बोला, किसी चीज़ को होलिस्टिक सेंस के अंदर उसको पहचान पाना, वो उसको हम पांडित्य कह रहे हैं, है ना। तो पांडित्य का प्रमाण जो है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग केवल पंडित रहेंगे, है ना। ये भी एक एक्चुअली फ्लॉ हो गया हमारी वर्ण व्यवस्था में कि कुछ लोग केवल पंडित रहेंगे, कुछ लोग केवल व्यवहार और व्यवसाय करेंगे, कुछ लोग केवल काम करेंगे, है ना। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कुशलता, निपुणता, पांडित्य जो है ये एक ही व्यक्ति के अंदर प्रमाणित होना होगा, है ना। इसका कोई क्रम होगा क्या? सामान्यतः जो स्थूल स्तर पर है निपुणता, है ना, उससे सूक्ष्म है कुशलता, उससे सूक्ष्म है पांडित्य। तो पांडित्य में जाकर कुशलता और निपुणता को डायरेक्शन मिल रहा है ना। तो अनुभव मूलक विधि से अगर हम देखेंगे तो पांडित्य सबसे पहले है, सेंट्रल में है, फिर कुशलता है और फिर उसके लिए निपुणता समर्पित है ना। पर किसी बच्चे को अगर हम सिखा रहे हैं तो वो देखेंगे तो पहले निपुणता से होगा, है ना। बेसिकली जो चीज आपको आती नहीं है वो निपुणता से शुरू होगी, जो आ गई है वो पांडित्य से आप सिखाओगे। हाँ, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो आप केवल निपुण ही हैं तो भी आप सिखा सकते हो। जैसे कोई कारपेंट्री जानता है ना, तो वो उसको भले ही मतलब उसका लार्जर पर्सपेक्टिव में ज्ञान ना हो सहअस्तित्व का, पर वो करे हुए को करवा सकता है। उसी तरीके से कोई व्यवहार में शिष्टता को सिखाना है, कुशलता को सिखाना है, तो वो भले ही उसको सहअस्तित्व में अनुभव ना हुआ हो, पर वो उसको ट्रांसफ़र करता है। अभी तक परंपरा उसी विधि से चली है। तो सीखे हुए को सिखाना और किए हुए को कराना ये प्रचलित है ना। पर समझे हुए को समझाना, ये वाला भाग जुड़ना अभी शेष है। पांडित्य का मतलब है जो बोध और अनुभव, है ना। तो सहअस्तित्व के रूप में हमको व्यवस्था का बोध होना और सहअस्तित्व में अनुभव होना, इसको अपन पांडित्य की जगह पे रख रहे हैं, है ना। हाँ, चिंतन ऑनवर्ड्स जो है, ठीक है ना। निष्ठा से न्याय, धर्म एवं सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा से न्याय, धर्म व सत्य के प्रकाश में मानव लक्ष्य के लिए अध्ययन होता है। निष्ठा के फलस्वरूप अनुभूति होता है। अनुभूति मात्र सत्य में है। सहअस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति ही जीवन में भ्रम मुक्ति है। एक वाक्य आगे कहीं आता है कि विद्यार्थी का जीवन निष्ठा पूर्वक सफल है ना। तो निष्ठा एक आवश्यक है। किसी चीज़ में हम लंबे समय तक बेसिकली लगे रहने के लिए निष्ठा चाहिए। दो शब्दों का प्रयोग होता है, दृढ़ता और निष्ठा। दृढ़ता आती है तार्किक स्पष्टता से, निष्ठा आती है लक्ष्य के प्रति हम स्वीकृति से।
एक प्रकार से निष्ठा जो है अनुभवगामी विधि में एक आस्था ही है ना। आस्था जो है वो तर्क से ज्यादा बड़ी चीज है। तर्क जो है वो एक्चुअली जल्दी टूट जाता है, आस्था जो है वो उतनी आसानी से नहीं टूटती है ना। व्यापक सत्ता पारगामी पारदर्शी रूप में और देवी देवताएं अनेक हैं। इष्ट निर्भ्रमता पूर्वक श्रद्धा विश्वास सहित श्रेष्ठता का पहचान होना सह अस्तित्व में इष्ट है। जागृति रूपी इष्ट में निष्ठा की निरंतरता से अनुभूति है। जीवन तत्व अमृतवादी है, इसीलिए नित्य सत्ता सहज अनुभव करने योग्यता को प्रमाणित करने का अवसर हर मानव इकाई में है। दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता हो उसको सापेक्ष की संज्ञा है। आपकी नजर में सापेक्ष क्या नकारात्मक शब्द है? नहीं। प्रकृति में सापेक्षता एक वास्तविकता है ना। बड़ा और छोटा, कम या ज़्यादा, है ना, ये प्राकृतिक में होता ही है। तो प्रकृति की वास्तविकताओं में एक निरपेक्ष तत्व है जिसको अपन स्वभाव और धर्म कह रहे हैं, और उसके रूप और गुण उसका सापेक्ष आयाम है। तो रूप में कम ज़्यादा, गुण में थोड़ा ज़्यादा लाल, कम मीठा, ज़्यादा मीठा, है ना, इस तरीके से। तो सापेक्षता भी एक वास्तविकता है। असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी एवं समृद्धि श्रम से प्रकट होता है। असंग्रह किसको कहते हैं? व्यय के लिए की गई आय को असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। असंग्रह एक बौद्धिक नियम भी है ना। असंग्रह को कैसे अभ्यास करेंगे? घर से सब खाली कर दें, हाँ। क्या सभी के लिए असंग्रह का स्वरूप एक ही होगा या अलग अलग होगा? है ना। आवश्यकता का मात्रा का निर्धारण कहां पर होगा? क्या एक व्यक्ति अकेला कर सकता है असंग्रह का? है ना। तो समृद्धि की मात्रा निर्धारण का काम असंग्रह है ना। हमको किस में लगेगा कि हम अबंडेंस में जी रहे हैं, है ना। हम उसके लिए किस विधि से हमको पैसा पैदा करना है, वस्तु पैदा करना है, उसका जुगाड़ करना, है ना। एक बात पे बाबा जी ने मेरा ध्यान दिलाया था इसमें कि पहले सद्व्यय पे फोकस करो, फिर स्वायत्तता पर पहुंचो। जैसे आय और व्यय दो भाग होते हैं, है ना। हम क्या है, पहले आय के ऊपर फोकस करने चले जाते हैं,
तो उस असंग्रह पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि आय पे फोकस करना चाहते हैं, उसका मतलब प्रोफेशन चेंज करो, है ना, जो कुछ करा है उसको चेंज करो। उसमें एक्चुअली ज़्यादा संकट है, क्योंकि हमारा एक प्रकार का अभ्यास है, एक प्रकार का हमारा सेटअप है, एक प्रकार से हम बनाए हैं अपनी आजीविका का। हमको वो गलत लगने लगता है ना, और वो गलत लगने लगता है तो हम अपराध बोध के साथ में हो जाते हैं, और वो उसके साथ में एक्चुअली हम समस्याग्रस्त हो जाते हैं। तो असंग्रह को अपनाएं कैसे? तो उसमें बाबा जी का ये सुझाव था कि सद्व्यय के ऊपर फोकस करो और स्वायत्तता तक पहुंचो। तो पहले हमारे पास में जो है उसको पहले सद्व्यय के रूप में फोकस किया जाए कि हम उसका खर्च कहां पर कर रहे हैं। अपव्यय को समाप्त, अपव्यय को निरोध करो, सद्व्यय को आरंभ करो। सद्व्यय या सदुपयोग, जो आपके पास में धन है उसका सदुपयोग तो कर ही सकते हो, है ना। मतलब बच्चों को अच्छी चीज में लगाना, उनको अच्छे पढ़ाई दिलाना, ये सब सदुपयोग है ना। किसी ज्ञानार्जन के लिए अपने तन मन धन को नियोजित करना, ये सदुपयोग है, सद्व्यय है ना। तो हर व्यक्ति जो है वो सद्व्यय से शुरू कर सकता है ना? और फिर धीरे धीरे जो है अपने आय का भी सोचा जाए। उन्होंने कहा कि समझदारी के बाद में आप निर्णय करो कि जो आपके आय का स्रोत है वो न्यायिक है या नहीं है। आप पहले आय के स्रोत को बदलने जाओगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। तो पहले व्यय के ऊपर फोकस करो, बाद में आय के ऊपर फोकस करो, ऐसा उनका प्रैक्टिकल सुझाव था। आपको कैसा लगता है ये, है ना। फिर उसके बाद में लिखा है अकर्तृत्व और अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है। तो असंग्रह का मतलब ये दोनों तरीके से लिखा है। एक तो ये है कि अकर्तृत्व मतलब जो नहीं करना चाहिए उसको न करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है, यही अकर्तृत्व है। अकर्मणत्व जो है उसको बताया है बाद में कि आलस्य और प्रमाद के रूप में है। आपके पास में दो विधियों से कुछ नहीं रहेगा, मतलब एक तो है कि आलस्य और प्रमाद विधि से आप रहो तो आपके पास में कुछ नहीं है, होमलेस है, और है ना कुछ हमारे पास में वस्तु नहीं है, उसकी प्रोफेसी नहीं हो रही है। यहाँ पे अकर्तृत्व की प्रोफेसी हो रही है। भ्रमवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं यही बंधन हैं, क्लेशकारी हैं। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी और शुभकारी होना ही अकर्तृत्व है। यही उपलब्धि और समृद्धि है। भ्रम से निराकर्षण ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही प्रत्येक हर मानव के लिए अकरणीय है। अकरणीय को न करना ही अकर्तृत्व है। निराकर्षण से अकर्तृत्व और अचेष्टा से अकर्मण्यता है। अचेष्टा मतलब कुछ मेहनत नहीं करना, निराकर्षण मतलब भ्रम के प्रति निराकर्षण, है ना, जागृति के प्रति आकर्षण से अकर्तृत्व। जो हमें नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हुए, जो सही करना चाहिए वो करते हुए, वो अकर्तृत्व कहा है। निराकर्षण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना ही निराकर्षण है।
चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है। इसीलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता, आलस्य और प्रमादात्मक दोष से निरूपित किया गया है। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो समाधि जो है वो चेष्टा से मुक्त होने का प्रयास है। एफर्ट कोई भी चीज के लिए एक्टिविटी से कि हम एकदम स्टिलनेस की तरफ या साइलेंस की तरफ चले जाएं। इस दर्शन में कहा कि साइलेंस या स्टिलनेस जो है वो सहअस्तित्व विरोधी है ना? नहीं, उन्होंने जिस तरीके से देखा, उन्होंने समाधि को एक स्टेप के रूप में लिया, लेकिन हमारे लिए वो साइलेंस या वो स्टिलनेस जो है वो स्टेप नहीं बता रहे। तर्क को, मेहनत को, उस चीज को एक्चुअली आवश्यक बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्योंकि देखो कोई भी चीज है, चाहे एटम हो चाहे प्लांट हो, सभी में निरंतर क्रियाशील है ना। तो चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी में नहीं है। प्रकृति में है, सत्ता में संपृक्त है, ऊर्जा संपन्न है, बल संपन्न है, क्रियाशील है। तो ये एक्चुअली उसकी गिवन कंडीशन है। आप उसको उससे अलग करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उसको साइलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि सभी को बोलने की बात कही जा रही कि इन सबको बोलना है। आदमी अभिव्यक्तिशील है, आदमी को बोलना है, उसको हर डायमेंशन के अंदर उसको अपने आप को प्रमाणित होना है। साइलेंस करने का रास्ता नहीं है। मध्यस्थ दर्शन जो है वो मौन विधि साधना नहीं है। इसको बाबा जी ने कहा है ये जागृति विधि साधना है। अपने मन को सही चीज के लिए जगाना है, अपनी वृत्ति को सही चीज के लिए जगाना है, अपने चित्त को सही चीज के लिए जगाना है ना। तो ये बोलते, बात करते, काम करते हुए आगे बढ़ने का है। एक बार बाबा जी ने ये भी वाक्य मेरे बोला कि इस रास्ते पर चलते हुए संसार के साथ विरक्ति का भाव नहीं आता है ना। तो संसार को छोड़ना है, संसार दुख स्वरूपी है, ये भाव नहीं आता है। संसार के साथ जुड़ने का भाव आता है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो इसमें ये जो बोला कि अकर्मणत्व आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है, या कर्म से मुक्ति पाने का प्रयास ही अकर्मण्यता है। अब इसके बाद आलस और प्रमाद को बता रहे हैं। किसी कार्य को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध न होते हुए भी उसे न करना आलस्य है। प्रमाद जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती है उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया न संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। तो बेसिकली प्रमाद जो है, हमको किसी चीज का ज्ञान नहीं है ना, तो वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, निग्लेक्ट कर रहे हैं, नेग्लिजेंस में हम कुछ कर रहे हैं। दूसरा आलस वो स्थिति है, हमको मालूम है इस विधि से होगा, लेकिन हम अपने पुराने ढर्रे के ऊपर ही बने हुए हैं, उसमें एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो उसको हम आलस कहते हैं। तो बाबा जी इसको बात को बोलते थे
कि 3 चीज़ें आपको इन्वेस्ट करनी है इसके रास्ते पर चलने के लिए। एक है जिज्ञासा, जानने की इच्छा। दूसरा है समझने का प्रयास, और तीसरा है जीने की इच्छा। जिज्ञासा, समझने का प्रयास और जीने की इच्छा, है ना। जिज्ञासा भी हो, समझने का प्रयास भी हो, लेकिन अगर जीने की इच्छा नहीं हो तो भी मामला अटक जाता है ना। मैं अपने आप में उस तीसरे वाले बिंदु पे कुछ कमी पाता हूँ। एक बार बाबा जी ने मुझे स्पेसिफिकली ये बोला था कि तुम बात को ध्यान से सुनते हो, आगे पीछे का जोड़ के सुनते हो, लेकिन सुने हुए को स्वीकारने में शॉर्ट करते हो, है ना। स्वीकारना मतलब जीने में लाना, है ना। तो वो एक्चुअली वो वाली कमी मुझको अपने आप में लगती। हम सभी अपना अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, है ना। तो जिज्ञासा, समझने का प्रयास और जीने की इच्छा, ये 3 चीज़ों को अपने को इन्वेस्ट करना है। आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकर्षण है। मानव पद में आंशिक निराकर्षण व दिव्य मानव पद में पूर्ण निराकर्षण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। देखिए, निराकर्षण से ऐसा लगता है हम डिटैच हो गए दुनिया से, है ना, जबकि ऐसा आशय नहीं है। मानव पद जो है वो पूर्णतया सामाजिक है ना, और देव मानव जो है वो सामाजिकता के पक्ष में है। सामाजिकता में निभते हुए अन्य लोगों को सामाजिक बनाने के अर्थ में काम करता है, अपनी पहचान को बनाए रखते हुए, पहचान की कामना के साथ में, है ना। अगर मान लो हमारे परिवार में बच्चे नहीं होंगे, हम धन का उपार्जन नहीं करेंगे, तो सामाजिकता होगी कैसे, है ना। या सही बात का प्रचार नहीं होगा तो सही बात फैलेगी कैसे। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वित्तेषणा, पुत्तेषणा और लोकेषणा के साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मानव पद जो है वो इन तीनों के साथ में है, और साथ में उपकार की शुरुआत है। धीरे धीरे जो है दिव्य मानव में फिर संसार से बदले में कुछ कामना समाप्त हो जाती है, ऐष्णाएं तृप्त हो जाती हैं। इसको हम बोल रहे हैं निराकर्षण। अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ हैं। चैतन्य पक्ष की अंतरंग और जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। समातिरेक सृजन विषमता के लिए कारण, विषम अतिरेक विसर्जन समक्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। तो ये हम देखते ही हैं, जड़ प्रकृति में हमको दिखाई देता है। हाँ भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पे रुक सकते हैं।